नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला। स्वागत करते हैं आप सभी का श्रोतागण और दर्शकगण जो हमारा साथ दे रहे हैं। आप लोग देख रहे और सुन रहे हैं नाट्य कला। नाटक पर आधारित यह खास कार्यक्रम खास तौर पे सभी नाटक प्रेमियों के लिए। देखिए, नाटक वह जीवन का मंच है जहाँ पे हम अपने अनुभवों को प्रस्तुत करते, हमने अपने अनुभवों को एक्टिंग द्वारा, अभिनय द्वारा प्रस्तुत करते हैं और एक कहानी के जरिए लोगों तक, प्रेक्षकों तक पहुंचाते हैं। आज हम एकदम गहराई में उतरेंगे क्योंकि स्टेज जो है, नाटक रंगमंच जो है, एक क्राफ्ट है, एक स्किल है, एक कला है जहाँ पे कई जो बहुत सारी बातों को ध्यान में रख कर एक कहानी को रंगमंच के रूप में, थिएटर के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए, आज के आधुनिक युग में जहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जाता है, इस समय नाटक किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रख कर प्रस्तुत किया जाता है, आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारे स्टूडियो में आज आए हुए हैं चर्चा करने के लिए रामनाथ जीता कॉलेज से हमारे साथ है गुरुजी चेतन हजूरी जी। आप हिंदी एजुकेटर है और नाटक प्रेमी है, अभिनेता है, डायरेक्टर है, लेखक है और साथ ही साथ आदर्श सितोहल जी, आप वाकवा रंगभूमि कला मंदिर से है, आप डायरेक्टर है वहाँ के और नाटक अभिनेता है, लेखक है, डायरेक्टर है। दोनों का हम स्वागत करते हैं। दोनों का नमस्ते। नमस्ते। तो चलिए गुरु जी, आपसे हम शुरू करते, चेतन जी आपसे हम शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि आप बहुत सालों से नाटक प्रस्तुत करते हैं। जब भी मिनिस्ट्री की ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर की ओर से उसका कंपटीशन चलता है, आप अपनी कॉलेज की ओर से, जो रामनाथ जीता कॉलेज है, उसकी ओर से बच्चों को लेकर आप कंपटीशन में जाते हैं। इतिहास में नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत सारे नाटकों का आपने मंचन किया है, खास तौर पे जो हमारे इतिहास और हमारे भाषा से संबंधित। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, आप किस तरह से बच्चों को मंच देते हैं? जी देखिए, वैसे जैसा कि कार्यक्रम से पहले हम चर्चा कर रहे थे, अब नाटक एक विषय के रूप में स्कूल में आ चुका है। सो नियमित रूप से बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है नाटक की ओर। और नाटक का प्रशिक्षण जब हम देते हैं तो एक तो जो टेक्निक्स हैं वो तो सिखाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ यह भी सिखाया जाता है कि नाटक के द्वारा हम क्या करना चाहते हैं। तो हमारी जो समाज के जो मुख्य विषय हैं, जो समस्याएं हैं या धार्मिक ग्रंथ के जो संदेश हैं, उसको कैसे लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं, तो उनको सिखाया जाता है कि नाटक एक माध्यम है, एक ज़रिया है। तो इस प्रकार से हम उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। और जब भी प्रतियोगिता का समय आता है तो उन्हीं बच्चों में से हम जैसे कि ऑडिशन करते हैं और चयन करते हैं कि कौन नाटक प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और आपके नाटक हमने देखे हैं, बहुत सारे टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं, खास तौर पे जो स्टेज क्राफ्ट से संबंधित जो टेक्निक्स है उसका भी प्रयोग किया जाता है। आदर्श सितोहल जी, आप भी नौजवानों को बहुत सारे मौके देते हैं, खास तौर पे अपने मंच पर वाकवा रंगभूमि कला मंदिर की ओर से उन लोगों को आप अभिनेता के रूप में मौका देते हैं। ये लोग आकर स्टेज पर आकर प्रस्तुत करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक कौन कौन से किन किन कहानियों को आपने मंच पर प्रस्तुत किया है? जैसे आपने कहा, कलाकार उनको हमेशा नाटक वे करना चाहते हैं, पर वी डोंट हैव अ प्रॉपर स्टेज, सो रंगभूमि इज हियर फॉर दैट। नाटक जो अभी हम कर रहे हैं, इट्स जैसे आपने देखा था, गत बार भी हमने कहा था, जो सोसाइटी में हो रही है, जो समाज में हो रही है, उस पर आधारित। पर अभी मैं ज़्यादातर प्रकृति पर काम कर रहा हूँ। अभी जो हमने प्रस्तुत किया था समय चक्र, वो धरती माँ पर आधारित था। तो अभी हम ज़्यादातर जो नेचर वाइज जो उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आदर्श सितोहल जी के ही वाकवा रंगभूमि कला मंदिर द्वारा प्रस्तुत एक बहुत ही सुंदर नाटक, वीरांजलि नाटक उसका टाइटल है, जो नेशनल ड्रामा फेस्टिवल 2024 में इसकी प्रस्तुति हुई थी
हिंदी लैंग्वेज के कैटेगरी में और फाइनल तक गए, तो चलिए उसका एक छोटा सा अंश, मतलब वीरांजलि का एक छोटा सा अंश इस वीडियो में साथ मिलकर हम देखते हैं। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला। आदर्श जी, आपकी छोटी सी वीडियो को हमने देखा है, बस उसी पर आधारित हमारे कुछ प्रश्न होते हैं। हमने देखा किस तरह से आपने बहुत सारे लाइट्स, स्टेज क्राफ्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे, आपने बहुत सारे लाइट्स का प्रयोग किया है, स्मोक का प्रयोग किया गया है, एक वेब को आपने दिखाया है, मास्क का भी आपने प्रयोग किया है। तो आप अपनी कहानी को ये आधुनिक उपकरणों को लेकर किस तरह से कहानी को आगे आप ले जाते हैं? जो आपने देखा है, पहले लेट्स मेक ए ब्रेक डाउन। क्यों ऐसा किया, क्यों इस टेक्निक का इस्तेमाल किया, हम पहले ये देखते हैं। जैसे पहले आपने लाइट्स की बात की है, और जो जाल हैं ये सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। ये एक माया जाल है और एक कैरेक्टर उस जाल में फंसा हुआ है, निकलना चाह रहा है, पर ऊपर से एक दूसरा कलाकार आता है, उसके चेहरे पर मास्क है। तो वो इट्स सिंबलिक, हम दिखाते नहीं हैं, पर इट्स फॉर द ऑडियंस टू डिसाइड फ्रॉम योर ओन आइडिया ये क्या है, हम क्या रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं। एवरीवन हैज इन हिज ओन व्यू अपन दैट। सो जब वो आ रहा है, वो निकलना चाहता है, जैसे कहा इसमें वो ड्रग्स के बारे में, बचा ले मुझे माँ, मुझे क्षमा कर ले, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुना। वो निकलना चाहता है, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे फिर से उस चाल में फंसा रहे हैं। लाइट्स वो चेंज होता है, हम रेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं, ब्लू लाइट का इस्तेमाल करते हैं। जब टेंशन होती है तब रेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जब सैडनेस दिखाते हैं तो ब्लू लाइट। अभी कुछ टेंशन है और इंटेंस सीन है, तो रेड लाइट के साथ हमने कुछ, जैसे आपने देखा, लाइटिंग इफेक्ट्स भी, जैसे ठंडा इफेक्ट्स भी डाली हैं टू मेक इट मोर इम्पैक्टफुल, और वो स्मोक भी विजुअली इट्स मोर ब्यूटीफुल जब आप देखते हैं। और वो जाल जो वे खींच रहे हैं वो सोसाइटी को ही दिखा रहे हैं, कहाँ आप यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। सो इट्स ऑल टू मेक देम फील इट्स एब्स्ट्रैक्ट। ये एब्स्ट्रैक्ट है, आपको समझना पड़ेगा कि डायरेक्टर ने क्या उसने क्या कहना चाहा है। तो इट्स मोर एब्स्ट्रैक्ट। हम क्यों ये सब का इस्तेमाल करते हैं? फॉर विजुअली टू मेक एन इम्पैक्ट, बट ऑल्सो वी मस्ट नॉट फॉरगेट जो लेवलिंग्स हैं जो आप देख रहे हैं, लेवल्स का हमने इस्तेमाल किया है। इन द स्टार्ट जो मनुष्य मास्क के साथ जो बॉस खड़ा है, ही इज ऑन वन स्टेप, एक लेवल ऊपर। ये क्यों दर्शाते हैं? आसान भाषा में कहें, आप राजा और देखिए प्रजा को देखिए, देयर शुड बी अ डिफरेंस। सो लेवलिंग का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हम पोजीशन दिखा सकते, जो ऊपर हैं, जो नीचे हैं, और जो फ्लो है वो किस ढंग से कैसे चल रहा है, कैसे आ रहे हैं, तो उस पर भी हम बहुत काम करते हैं। मतलब किसी कहानी को नाटक के जरिए प्रस्तुत करना, बहुत सारी बिंदुओं पर, बहुत सारी बातों पर ध्यान देना होता है, खासतौर पे जो आपने कहा है जी। और साथ ही साथ मैंने देखा आज के उपकरणों, एक्स्ट्रा जो सेटिंग्स है, ना कि आप ह्यूमन को ही, कैरेक्टर्स को ही, एक्टर्स को ही उसका प्रयोग करें, बल्कि आपने प्रॉप्स का प्रयोग किया है। आप ज़्यादा प्रॉप्स यूज करते हैं, मैंने देखा। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है इस नाटक के लिए, क्योंकि ये छोटा सा स्केच था, तो टाइम लिमिट भी बहुत कम था, तो वी हैड टू शो समथिंग। छोटे से समय में हमको बहुत कुछ दिखाना था, तो इसलिए प्रॉप्स का इस्तेमाल हमने किया ताकि लोगों को ज़्यादा आसानी में समझ आए। वरना अगर वो ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होता, जैसे हम भारत में देखते हैं या दूसरे देशों में देखते हैं, तो विदाउट दिस प्रॉप्स इट्स ओनली एक्टिंग। बट मैं हमेशा कहता हूँ, इन मॉरिशस वी डोंट हैव अ प्रोफेशनल थिएटर स्कूल। लोग नाटक उतना नहीं जानते,
वो जो हम कर रहे हैं वही देखते हैं या अन्य टोलियों को देखते हैं या फिल्म को देखते हैं, उसको रेफरेंस लेकर वे नाटक देखते हैं। तो अगर वी हैव टू शो लाइक रियल थिएटर, संस्कृत थिएटर की बात कर लीजिए, वो एक्टिंग टेक्निक्स की बात कर लीजिए, तो इट्स वेरी वास्ट। सो उन लोगों को, मॉरिशन के जनताओं को भी समझ में आना होगा ना हम क्या दिखाना चाहते हैं। अगर वी हैव टू टेक लाइक जो नाटक इट्स ओनली एक्टिंग एंड टेक्निक्स विदाउट एनी प्रॉप्स, मे बी the connection between the audience and the actor will be not enough for me in Mauritius. फिर भी एक डायरेक्टर अपनी कहानी को वो कैसे प्रस्तुत करता है स्टेज पर, वो डिपेंड करता है डायरेक्टर पर, किस तरह से अनेक जरिए होते हैं। तो चलिए इस कहानी को और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं एक बहुत ही सुंदर वीडियो जहाँ पे रामनाथ जीता कॉलेज द्वारा उनके अध्यापक जो चेतन यहाँ पे है और उनके छात्राओं द्वारा प्रस्तुत बहुत ही सुंदर नाटक जन आंदोलन, इसकी प्रस्तुति हुई थी नेशनल स्केच कंपटीशन 2024 में हिंदी कैटेगरी में, और उसी का एक अंश इस वीडियो में साथ मिलकर देखते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं। मैं हर एक मॉरिशस वासी के रग रग में समाया हुआ खून हूं, रक्त हूं, लहू हूं। हमारे देश को चारों ओर से सुरक्षा प्रदान करने वाला हिंद महासागर हूं। हमारे सिर के ऊपर नीले आकाश की छत्र छाया हूं। मैं हर एक नए दिन का उगता हुआ सूरज हूं। घर घर का अंधकार दूर करने वाला उजाला हूं। मैं हर प्राणी को पोषित करने वाली हरियाली हूं। जीवन दान देने वाली प्रकृति हूं। प्रकृति हूं, प्रकृति हूं। मैं आप में हूं और आप मुझ में हैं। हम सब एक हैं। मैं आपकी जन्मभूमि मॉरिशस हूं। आप सभी मेरी संतान हैं। परंतु मेरे लिए आपका प्यार, आपका सम्मान कहाँ चला गया? जहाँ देखो भ्रष्टाचार, जहाँ देखो भेदभाव, जहाँ देखो मनमुटाव। वाह रे भले मानुष वाह, ये क्या किया तूने? आग लगा दी अपने ही घर में। आग लगा दी अपने ही घर में। आग लगा दी अपने ही घर में। नहीं आते, नहीं। अरे आप लोग देख क्या रहे हैं? कोई कुछ करता क्यों नहीं?
जैसे कोई तमाशा चल रहा है। तमाशा देखना जैसे हम मॉरिशस वासियों की आदत हो गई है। बहुत ही सुंदर हमने देखा है कि बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत सारी बातें अभी उभर कर सामने आ रही है। वीरांजलि के बाद जन आंदोलन, हमारे साथ है चेतन हजूरी जी। आपने मॉरिशन को एक एक्टर के रूप में दिखाया, मॉरिशस को और मॉरिशस फ्लैग को आपने कलर के रूप में दिखाया। एक बहुत सारे प्रश्न, एक सीधा सा प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा आपसे। अगर हम कोई भी डायरेक्टर आता, कोई भी डायरेक्टर इस नाटक का मंचन को डायरेक्ट करता तो वह फ्लैग का प्रयोग करता, लेकिन जो आपने रंग डाला है सामने बहुत ही सुंदर था। इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या था, आप क्या दिखाना चाहते थे और किस तरह से आपके विचार में ये टेक्निक आया? देखिए, विचार तो मेरे अकेले का नहीं है। हम एक टीम में काम करते हैं, तो जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो सभी लोगों का इनपुट रहता है। अच्छा, ये एक कलेक्टिव प्रयास रहता है कि सभी अपना अपना विचार देते हैं, फिर हम सभी विचारों को मिलाकर फिर हम डिसाइड करते हैं कि कैसे क्या करेंगे। ये पहली बात। दूसरी बात, आप पूछ रहे हैं कि झंडा दिखाने के बजाय हमने रंग, जो पाउडर रंग है, वो दिखाया। एक तो लक्ष्य यही था बताना कि हमारे झंडे के हर एक रंग का अर्थ क्या है। लेकिन आपने सुना होगा, अभी डायलॉग में कहा कि हम सब एक हैं। सो रंग तो है कि लाल लहू का प्रतीक है और नीला वो हमारे समुद्र का प्रतीक है, ऐसे ऐसे। लेकिन हमारे देश में हर एक व्यक्ति एक प्रकार का रंग है। तो सभी लोग एक हैं का अर्थ है कि सभी लोग मिलकर एक होते हैं। तो जब आप पाउडर रंग को मिला देंगे, सभी एक बन जाते हैं, उसको हम सेपरेट, उसको अलग नहीं कर सकते। तो एक प्रकार से हमारे मस्तिष्क में यह था कि हम दिखाएं कि ये जो झंडे का रंग है, उसको जब हम एक साथ मिला लेंगे तो वही एकता है। तो हो सकता है आपके अलग गुण हैं, मेरे अलग गुण हैं, आदर्श के अलग गुण हैं, हमारी सोच अलग है, हमारा व्यवहार अलग है, लेकिन हम सभी मॉरिशस वासी हैं। सभी लोग जब मिल जाएंगे एक साथ इन रंगों की तरह, तो एकता बनी रहेगी। आदर्श जी, आप एक डायरेक्टर है और थिएटर को, कहानी को डायरेक्ट करते हैं स्टेज पर। जब कोई कहानी को हम स्टेज पर प्रस्तुत करते हैं तो बहुत सारे लेवल्स होते हैं, लेखन से लेकर एक्टिंग से लेकर ब्लॉकिंग से लेकर बहुत सारे लेवल्स होते हैं। तो इस तरह के टेक्निक्स का प्रयोग किस लेवल में आता है? जब पूरी कहानी लिख जाती है, या फिर ब्लॉकिंग हो रहा है, या फिर पॉलिशिंग हो रहा है? कब डायरेक्टर के दिमाग में ये आता है? देखिए, ये जब हम अपना खुद का नाटक लिखते हैं, तो जब हम लिख रहे हैं और मुझे पता है कि मैं ही डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो लिखते समय ही मुझे पता चल जाता है कि क्या क्या टेक्निक्स आएंगे। अच्छा। पर अगर मैं एक जो अडैप्टेड स्क्रिप्ट को ले रहा हूँ, जैसे कालिदास जी का शकुंतलम ले लीजिए, अगर मैं उसको प्रस्तुत करूँगा तो मैं अपने मुझे जो एक्सपीरियंस हैं उसको अपने ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। पर अगर चेतन जी उसी नाटक को लेंगे, वो एज ए डायरेक्टर उनके अनुभव के आधारित पर वो उस नाटक को एक अलग ढंग में प्रस्तुत करेंगे। इसी नाटक को ले लीजिए, वीरांजलि। टाइटल से को सोचने के लिए हमने बहुत से विचार रखे, जैसे वीरांजलि का मतलब क्या है? ओके, वीरांजलि श्रद्धांजलि। एक लड़की मर जाती है, पुलिस वाली है, मर जाती है अपने काम करते, तो श्रद्धांजलि। फिर नहीं, उसका नाम अंजलि रख देते हैं, वीर अंजलि। अच्छा, ओके, वीरांजलि। तो जैसे उसको, उस टाइटल को ही हमने डिफरेंट वेज में नाटक से जोड़ने की कोशिश की है। तो ये ऐसा एक हो गया। फिर टेक्निक्स की बात करें, ये नाटक हम नॉर्मल भी खेला जा सकता था। जैसे एक सिंपल सी कहानी दिखाते कि एक लड़की आती है, काम पर जाती है, काम करते हुए वो कुछ बदमाशों को जो ड्रग्स के कारोबार में हैं उनको पकड़ना चाहती हैं, और फिर उनका पीछा करते करते वो मर जाती हैं। पर वो एक साधारण सा नाटक हो जाता।
पर ये टेक्निक्स हम क्यों डालते हैं ताकि नाटक और थोड़ा सा मनोरंजित हो जाए, जैसे लोगों को भी कुछ अलग देखने को मिले। ओ तो इस जैसे ये नाटक अगर चेतन जी भी करते तो शायद वे कुछ अलग प्रस्तुत करते। तो हर डायरेक्टर का एक अलग काम होता है और इट्स मोर लाइक ए टीम वर्क, जैसे सब कलाकार अपना खुद का इनपुट देते हैं। मेरे साथ जो कलाकार हैं वे कहते हैं भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। फिर मैं कहता हूँ देखो पहले तुम पात्र को समझो, वो लड़की अपने काम करते समय वो मर गई, पर उससे पहले उसकी मनोस्थिति कैसी थी, तो उसके बारे में सोचो, आंख बंद करो और वो सोचो अगर तुम उसकी जगह में होती तो कैसे करती। फिर टू पुट दैट टेक्निक्स ऑल्सो इट्स नॉट ओनली ब्लॉकिंग और मूवमेंट, इट्स ऑल्सो द पेसिंग ऑफ द वॉइस। कहाँ पर तुम्हें वॉइस को ऊपर ले जाना है, कहाँ नीचे ले जाना है। जैसे मैंने लेवलिंग की बात भी की है, जब वो पोडियम्स के ऊपर जा रही हैं तो उसका टोन कुछ अलग होगा, पेसिंग अलग होगा। जब स्टेज पर हैं, जब नीचे आती हैं, बात करती हैं, तो वी हैव टू थिंक ऑल ऑफ दैट। कभी कभी स्क्रिप्ट को लिखते समय आ जाता है, या कभी कभी जब हम रिहर्सल कर रहे हैं तब हम सोचते हैं नहीं ये कुछ फीका लग रहा है, इसमें कुछ मसाला डालते हैं। फिर हम सोचते हैं तो क्या करते हैं, ये कर सकती हैं, देखते हैं अगर ये चल रहा है, चला ओके, नहीं चला कुछ और करने की कोशिश करते हैं, या अगर कुछ भी नहीं चला तो उसे प्लेन रखते हैं, क्योंकि अगर इट्स नॉट कन्विंसिंग अस हाउ इट विल कन्विंस ऑडियंस। मतलब बदलाव तो हर एक स्टेज पर, एक लेवल पर आता रहता है। बदलाव तो एक दिन नाटक के एक दिन पहले भी बदलाव हो सकता है, एक दिन पहले भी जी, क्योंकि हमारी टोली काफ़ी बड़ी है, अभी 50 साल हो रहे हैं, बहुत से कलाकार जुड़ते हैं। तो जब भी हम नाटक प्रस्तुत करते हैं तो 2-3 नाटक और मंचित हो रही हैं कुछ और जगह या और कंपटीशन पर। तो वह जब हमारा रिहर्सल देखने आती हैं तो आप देखेंगे या गुरुजी देखेंगे तो कह रहेंगे आदर्श तुमने ये क्यों डाला है, ये नॉट मेकिंग सेंस। तो वी गेट फीडबैक के आधारित पर भी हम सोचते हैं अरे हाँ यार हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं, तो फिर वी ट्राई टू वर्क ऑन इट वन डे बिफोर। ऐसा नाटक के दिन भी हो सकता है, आपने सोचा है आप थिएटर में जाएंगे, आप इस प्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे, उस प्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे, या ये लाइट डालेंगे वो लाइट डालेंगे, पर क्या होता है उस दिन वो लाइट्स नहीं है, वो प्रॉप्स नहीं है, या ख़राब हो गया है। व्हेन यू हैव टू इम्प्रोवाइज, सो फॉर एन एक्टर इट्स मोर इम्प्रोवाइज, क्योंकि हमारा फिल्म के जैसे रीटेक कट नहीं है, इट्स लाइव। Every situation, it's not only that you have done rehearsal and you have to perform it on stage. It's also adaptation, and आपको कोई भी हादसा नहीं कहेंगे, situation आ सकती है। Like एक कलाकार वो चला गया, उसे एक बाल्टी उठाना था, वो भूल गया, अगला कलाकार आ रहा है, तो उस समय तुम क्या करोगे, उसे किक नहीं मार सकते हो, तो यू हैव टू थिंक ऑफ समथिंग। सो इट्स ऑल्सो इम्प्रोवाइजेशन, इट्स ऑल्सो द आर्टिस्ट लाइक उसकी मनोस्थिति भी उस पर भी काम होता है। इट्स नॉट ओनली लाइक रिहर्सल जो आप देखते हैं, इट्स अ लॉट मोर देन दैट। मतलब नाटक का मंचन शुरुआत से लेकर लेखन से लेकर स्टेजिंग तक बहुत सारे लेवल्स होते हैं, लेकिन हर एक लेवल पर बदलाव भी आ सकता है, क्योंकि किस तरह से आप अपने विचार के द्वारा अपनी कहानी को प्रस्तुत करेंगे ये आप पर निर्भर होता है एज अ डायरेक्टर। तो छलांग मारते हैं, एक बार फिर से आते हैं जन आंदोलन में। वहाँ पे आपकी वीडियो में हमने देखा कि आपने एक स्क्रीन का प्रयोग किया है। यहाँ पे एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, अगर इतिहास में जाएंगे तो पहले के ज़माने में स्क्रीन नहीं था, लेकिन नाटक बढ़िया रूप से प्रस्तुत किया जाता था। अब एक टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, आपने स्क्रीन का प्रयोग, लेकिन हर जगह पे नहीं। तो स्क्रीन प्रयोग करने के पीछे लक्ष्य क्या है, और कहाँ पे आपने स्क्रीन का प्रयोग नहीं किया जबकि आप कर सकते थे? जी, तो देखिए, एक तो यह जो नाटक हमने मंचित किया था उसमें जगह बदलती है, गांव है, फिर पोर्ट लुइस का जो एस्प्लानाड वाटर फ्रंट है, वहाँ पर वासुदेव बिस्वदयाल जी ने बहुत बड़ा महायज्ञ किया था, वो दिखाना था। तो बड़े बड़े सेटिंग होने चाहिए, लेकिन छोटा स्केच कंपटीशन था, ये एक बात है। दूसरी बात, बड़े बड़े सेटिंग लगाएंगे तो खर्च भी होता है, ये एक बात है। दूसरी बात, ऐसे एक्सपर्ट आपको चाहिए जो सेटिंग कर सकते हैं। और हमारी समस्या यह है, स्कूल की समस्या यह है कि
हमारे जो प्रतिभागी हैं, हमारे जो छात्र हैं, वे बदलते रहते हैं। अच्छा। हमने कुछ लोगों को प्रशिक्षित किया, 3-4 साल के बाद वे हमें छोड़कर चले जाते हैं, नए लोग आते हैं, उनको फिर से प्रशिक्षण देना, उनको तैयार करना। तो ये एक कंटिन्यूटी नहीं रहता है कि एक व्यक्ति तैयार हो गया है यह कार्य करने के लिए, तो वो हमारे साथ नहीं रहता, उसको जाना पड़ता है। तो ये हमारी दिक्कत होती है। तो फिर हमने सोचा कि कैसे क्या कर सकते हैं। तो जहाँ पर फाइनल्स खेला गया था वहाँ पर यह सुविधा थी कि स्क्रीन है, प्रोजेक्टर है, तो कुछ जो ऐसी जगह है जो हम सेटिंग के द्वारा नहीं दिखा सकते हैं, तो वो हमने दिखाया स्क्रीन के ऊपर। एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा चेतन जी, शायद एक चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा अभी के लिए। मान लीजिए अगर स्क्रीन न होता जी, तो जगह को दिखाना था, जी, तो आप किस तरह से दिखाते? देखिए हमारे यहाँ कह सकते हैं एक परंपरा रही है, आदर्श जी को पता होगा, हम बैकड्रॉप का प्रयोग करते हैं। अच्छा। बैकड्रॉप का अर्थ होता है कि बैकग्राउंड में हम वो सेटिंग पेंट करते हैं, फिर वो बदला भी जा सकता है। जहाँ जहाँ पर मिड कर्टेन होता है थिएटर में, तो मिड कर्टेन में एक बैकड्रॉप लगाते हैं, फिर बैक कर्टेन में एक दूसरा बैकड्रॉप हम लगाते हैं। तो इसका प्रयोग आप इसका करते प्रयोग हो सकता था, लेकिन चूंकि वहाँ पर स्क्रीन की सुविधा थी, तो हमने सोचा कि खर्च भी बचा लेते हैं और टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो जाएगा। टेक्नोलॉजी तो कह सकते हैं अभी लोगों को आकर्षित करते हैं आजकल, तो उसका प्रयोग हो जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जैसा कि आपने कहा कि कुछ जगहों में हमने वो स्क्रीन का प्रयोग नहीं किया, हमने कलाकारों का प्रयोग किया। तो एक प्रकार से हम परंपरा के साथ भी चलते हैं। तो पारंपरिक नाटक में टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं होता था, तो वो सभी अभिनय के साथ होता था, ह्यूमन टैब्लो के साथ होता था, जो भी दिखाना था। ये मैं पूछने वाला था। मेरा अगला पॉइंट ये है कि आपके आर्टिस्ट जो है, कलाकार जो पीछे फ्रीज पोजीशन पर थे, जी, तो फ्रीज आप कब इसका प्रयोग किया जाता है और किस तरह से उसको और ब्यूटीफाई किया जा सकता है? जी, फ्रीज एक प्रकार से वह व्यक्ति सीन में है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, और जो ही उसका समय आता है एक्टिव होने के लिए, वह डिफ्रीज हो जाता है। अच्छा। तो इसका प्रयोग हमने किया। और एक तो एक दिक्कत होती है कभी कभी, सीन कैसे चेंज करें। तो एक्टर का एंट्रेंस होता है, एग्जिट होता है, तो उससे बचने के लिए तो एक सीन जो चलना चाहिए उसको हम फ्रीज कर देते हैं, उसके बिल्कुल सामने एक सीन चलता है, तो ये सामने वाला एग्जिट करेगा, फिर वो पीछे वाला जो ऑनगोइंग सीन था लेकिन फ्रीज हो गया था, वो डिफ्रीज होकर के फिर से चालू हो जाता है। तो ये जो दिक्कत है एंट्रेंस एग्जिट का, उससे हम बच जाते हैं। तो दर्शकों के लिए कठिनाई नहीं होती है कि समझना कि चल क्या रहा है स्टेज पर, क्योंकि कलाकार फ्रीज हुए हैं, एक कहानी चल रही थी, अचानक दूसरा कलाकार आ गया, तो दर्शकों के लिए दिक्कत नहीं होती? जहाँ तक हमने अनुभव किया है, दर्शक इसको पसंद करते हैं, क्योंकि ये पीछे में एक बैकग्राउंड के जैसा हो जाता है। अच्छा। तो उनको अच्छा लगता है कि व्यक्ति ही एक बैकग्राउंड की तरह खड़ा है। और इससे अलग मैं आपको एक और बात बता सकता हूँ जहाँ पर इस टेक्निक का प्रयोग हुआ था। एक अंग्रेजी नाटक में जो हमने एक जंगल दिखाया था स्टेज के ऊपर, तो जो कलाकार थे वे शाखाएं उठाते हैं जिसमें पत्ते आदि हैं, वो खड़े हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति पेड़ बन गया। तो सेटिंग बदलने की आवश्यकता नहीं है, नए प्रॉप्स स्टेज के ऊपर लाने की आवश्यकता नहीं है। वो शाखा वहाँ पर पड़ा हुआ था, ब्रांच जो है वो केवल उठा लेता है, वो जंगल बन गया। और यह सीन समाप्त होता है, वो शाखा को रख देता है, फिर कोई और प्रॉप वो उठा लेता है, फिर वह सेटिंग बन जाता है। तो लोगों का, कलाकारों का प्रयोग हमने किया था सेटिंग बनाने के लिए। सो ये एक प्रकार से लोगों को आकर्षित भी करता है, और ये जैसे कि कहेंगे इंटरेस्टिंग बन जाता है कि एक ही व्यक्ति वो अभिनय भी कर रहा है लेकिन वो सेटिंग भी है। आपके वीडियो को जब हमने देखा तो एक लड़की होती है जो मॉरिशस देश को प्रस्तुत, अपने आप को प्रस्तुत करती है। तो
एक निजी क्वेश्चन है, मेरा व्यक्तिगत क्वेश्चन है कि उनको आपने घुंघरू पहना है, मतलब उस समय घुंघरू पहनी हुई थी, इसके पीछे क्या दिखाना चाहते थे और क्या कारण था? ये देखिए, एक तो वह एक स्त्री के रूप में हमने प्रस्तुत किया, क्योंकि धरती माँ है, मॉरिशस माँ है, तो इसलिए लड़की का चयन हमने किया। फिर उसको सफ़ेद कपड़े पहनाए, यह दिखाने के लिए कि वो न्यूट्रल है। अच्छा। किसी से हम उसको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रल हैं। ये पायल अंत में हमने सोचा कि ये उसको पहना लेते हैं, एक तो वो नारीत्व दिखाने के लिए, और दूसरी बात जब वह चलेगी, वो जो आवाज़ आएगी वो हमें आकर्षित करेगा, और हर एक कदम जब वह चलेगी तो मान लीजिए कोई व्यक्ति स्विच ऑफ हो गया ऑडियंस में या सोने लगा है तो फिर से वापस आ जाएगा। तो एक प्रकार से लोगों को अपने साथ बनाए रखने के लिए हमने इसका बहुत सारी बातों पर ध्यान देना होता है जब किसी कहानी का मंचन हम करते हैं नाटक के रूप में। आदर जी, जो एक चैलेंजिंग क्वेश्चन हमने चेतन जी से पूछा, वही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे। इसको और थोड़ा सा हम गंभीर बना दें, क्योंकि आप लोग अनुभवी हैं। हम आप लोगों के विचार में झांक कर देखना चाहते हैं कि आप लोग एक कहानी को किस तरह से प्रस्तुत करते। मान लीजिए आपको एक जगह को दिखाना है, पीछे स्क्रीन नहीं है, ना ही बैकड्रॉप है, एक ओपन थिएटर, तो सिर्फ कलाकार है आपके पास, तो आपको जगह दिखाना है, तो आप एज ए डायरेक्टर किस तरह से उसको दिखाते? ओके, कई प्रकार के हम दिखा सकते हैं, जैसे गुरुजी ने कहा। एक तो जैसे आपने पहले ही कह दिया है कि स्क्रीन या पर्दे लगाएंगे, पर जब हमने जब नाटक किया था, वी हैड टू शो जैसे एक किंगडम, राजा बैठेगा, तो क्योंकि समय बहुत कम था और छोटा सा सीन था, बट वी हैव टू शो इट। हमने क्या किया, हमने ह्यूमन बॉडी चेयर बनाया। सो 4 कलाकार, उन्होंने जैसे एक सिंहासन का फॉर्म ले लिया, उस पर आकर वो राजा बैठा और बात करने लगा। सो इट्स ऑब्वियस फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड, ओके, ही इज ऑन अ थ्रोन। सो ये हम करते हैं। दूसरा, अगर हम स्क्रीन नहीं दिखा सकते, सेटिंग नहीं दिखा सकते या प्रोजेक्टर या नहीं का इस्तेमाल नहीं कर सकते, व्हेन व्हाट डू वी यूज इट इन फॉर्म्स ऑफ डायलॉग्स। तो क्योंकि लोगों को समझना पड़ेगा कि हम कहाँ पर हैं। जैसे अगर गुरुजी की नाटक आप देख लीजिए, उन्होंने ओपन स्टेज है, मेरा भी ओपन स्टेज है, डिफरेंट सीन्स हैं, घर का सीन है, फिर आता है अड्डा, फिर आता है पब्लिक। सो इट्स ओपन, वी हैव सो मेनी सीन्स, और आप इतने छोटे से समय में, इतने कम समय में उतने सेटिंग दिखा नहीं सकते। तो व्हाट डू, वी स्प्लिट द स्टेज इन 3 पार्ट्स। मिडल हो गया अड्डा, राइट आ गया घर, लेफ्ट आ गया पब्लिक रास्ता। देन व्हाट डू, हम लाइट के साथ खेलते हैं। जब एक सीन अड्डा में हो रहा है तो वी कंसंट्रेट द लाइट्स। अगर आप देखेंगे नाटक में, सो इट्स ओनली इन द सेंटर, सिर्फ सेंटर में हम कंसंट्रेट करते हैं। और जैसे फ्रीजिंग की बात हमने कहा है, वो भी हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे ब्यूटी एंड द बीस्ट में भी वो शैंडेलियर और वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो फ्रीज रहते हैं जब वो मॉन्स्टर आता है, पर जब वो ब्यूटी आती है, लड़की आती है, बात करती है, वो ही कैरेक्टर वे फ्रीज आउट। एंड सो कुछ कमरे के अंदर हम दिखाते हैं, कुछ कमरे के बाहर, पर कैसे करेंगे? इट्स मोर लाइक दीज, वी यूज दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स। बहुत ही सुंदर। तो आजकल के रंगमंच में एक कॉन्सेप्ट आता है पू थिएटर। पू थिएटर मतलब उन डायरेक्टर के पास मान लीजिए आप वे कुछ भी नहीं दिखाते हैं स्टेज पर, बस अपने एक्टिंग के द्वारा ये सब दिखाते हैं कि मैं इस जगह पर हूँ, अमुक परिस्थिति में हूँ और अमुक डायलॉग बोल रहा हूँ। पू थिएटर के ज़रिए अपनी कला को, अपनी कहानी को कैसे अपनी कला द्वारा आप प्रेक्षक तक पहुँचाते हैं। आइए इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। आदर्श के ही वीरांजलि नामक थिएटर का एक छोटा सा अंश आप लोगों को दिखाते हैं, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चंस को, अपने प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में देखते हैं।
क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो? बहुत ही बड़ी भूल की है तुमने। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो धोखेबाज कहाँ है? तुम्हें क्या लगता है चालबाजी करना सिर्फ तुम्हें आता है? आज तुम नहीं बचोगे। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर बात है सामने आती है, क्योंकि हम कहानी को स्टेज पर प्रस्तुत कर रहे हैं। कहानी में उतार चढ़ाव तो होता ही है। कभी हम प्यार दिखाते, कभी मित्रता दिखाते हैं, तो कभी लड़ाई झगड़ा भी दिखाते हैं, क्योंकि ये भी एक समाज का एक पार्ट है, एक सच्चाई है। तो यहाँ पे आदर्श जी, आप कि वीरांजलि नाटक में आप देख रहे हैं किस तरह से एक मतलब झड़पें उठ जाती है, एक लड़ाई चल रही है और कत्ल भी हो जाता है। आपने शादों का प्रयोग किया है, तो इसके पीछे आपका विचार क्या था? कब शादों का प्रयोग किया जाता है? पहले हम स्थिति को समझते हैं। एक अड्डे में जैसे पुलिस आई है, लैंडिंग हुई है, तो इट्स वेरी केओटिक। सो वे उनको दिखाते हैं, पहले वे भाग रही हैं। उस पोर्शन जहाँ वो लीडर जैसे वो डॉन है, वो मरता है और वो उससे हमने एक जैसे तलवार लेकर मारा है। विजुअली इट्स मोर अपीलिंग ऑन शैडो। जैसे आपने देखा, शैडो के साथ आप जब काम करते हैं तो सिर्फ सिल्हूट दिखाई देता है। तो वो जैसे आपने वो तलवार लिया और जैसे बॉडी के आर पार हो गया, सो वो इफेक्ट दिखाई देता है, वो फेक नहीं लगता। और निकालते हैं तो वो सिल्हूट दिखाई देता है। पर मोर इम्पोर्टेंटली आप इसे डायरेक्टली नहीं दिखा सकते। यू हैव मिनी सीन्स लाइक जो फांसी के सीन्स होती हैं या कुछ जो सेंसिटिव सिनेरियोज होती हैं। इस पर ज़्यादा बल देंगे, खासतौर पे हमारे दर्शक और श्रोतागण जो हमें देख रहे हैं। आप भी एक नाटक का की प्रस्तुति आप करना चाहते हैं, तो ऐसे सीन्स आते हैं तो आप दिखाना चाहते हैं, लेकिन किस तरह से आप दिखा सकते हैं, या फिर कौन कौन से सीन्स नहीं दिखाना चाहते हैं स्टेज पर डायरेक्टली? तो इस पर आदर्श जी थोड़ा सा और इस पर एम्फासिस कीजिए। जैसे अगर हम आत्महत्या का एक सीन दिखाएंगे, इट्स वेरी सेंसिटिव, सब लोग नहीं देख सकते। लड़ाई दिखाएंगे, काटना, वो सब we can't show it directly. We have नाटक करते हैं, but we have many limitations. We have many rules to follow also. जैसे हम जो औजार हैं, we can't take a real weapon on stage. आप एक प्योश जो लेती हैं, वो भी नहीं ला सकते हैं स्टेज पर, या फायर नहीं डाल सकते। तो we have many rules and regulation we have to follow as an artist also. एंड ये सेफ्टी के लिए भी होता है। डमी वेपन का प्रयोग कर सकते हैं। डमी वेपन का जो आप देख रहे हैं वो एक तलवार नहीं है, वो एक जैसे लकड़ी का एक हाँ, तो हमने उसी का इस्तेमाल किया है। और गन भी फेक है, पर वो हमने सोचा अगर वो हम दिखाएंगे, वो स्टेज पर हैं और ऐसा निशाना मार रहे हैं और ऐसा टिशाऊं वो गिर गया, बहुत बचपना लगेगा। तो शैडो इट्स मेकिंग एन इम्पैक्ट, बट ऑल्सो showing the visual representation. और फांसी अगर दिखाएंगे, we can't show like a person is hanged on the stage. वो काफ़ी लोगों को पसंद भी नहीं आ सकता। या you know there is many cases, sensitive cases of people, they have health issues, कुछ trigger हो सकता है, तो we have to think also about that. कभी कभी आत्महत्या दिखाने के लिए हम सिर्फ एक कपड़ा लेते हैं, वो राउंड दिखाते हैं और शैडो में वो बस घूमता है। कभी कभी सिर्फ एक जैसे व्यक्ति खड़ा होता है और वो शैडो के द्वारा समझ गया कि आत्महत्या हुई है। सो वी हैव टू रिस्पेक्ट सर्टेन क्राइटेरियाज आल्सो फॉर द प्ले। और शैडो इफेक्ट्स वो कभी कभी मिस्टिकली, कुछ नाटक में हमने एक ही कलाकार स्टेज पर आने वाला है, उसकी आवाज़ इको हो रही है, वो एक शैडो पर दिखाई देता है, दूसरे शैडो पर, तीसरे शैडो पर, और अचानक से स्टेज पर। तो वो इफेक्ट भी जैसे मूवीज के द्वारा हम स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर स्टेज पर कैसे इस्तेमाल करेंगे? सो वी हैव दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स ऑल्सो। एंड कभी कभी हम सेटिंग भी, हम एक पेड़ लगाना था,
आपने सेटिंग की बात की है, मुझे याद आ गया, कभी कभी हमको वो वन दिखाना था, तो पूरा स्टेज शैडो से भरा था और पीछे हमने पूरा ब्रांचेस लगा दिया था। तो जब उस सीन की आवश्यकता नहीं थी तो लाइट्स ऑफ थे। जब वो कलाकार आए और वन में जैसे एंटर किया, सब लाइट्स ऑन हो गए और ऑन द शैडो एंटायर स्टेज यू विल सी ओनली पेड़ पौधे लीव्स, so you get the notion, oh wow, it's very beautiful, we are in a forest, so इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सुंदर। मतलब पहले के ज़माने में वही कहानी को, पहले के जो निर्देशक होते थे वो अपनी कहानी को किस तरह से, कैसी किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके वे लोग कहानी का मंचन करते थे। आजकल के ज़माने, हम 2026 में जी रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के बहुत सारे माध्यम है, उन माध्यमों का प्रयोग करके आप अपनी कहानी को प्रेक्षक तक किस तरह से पहुंचाते हैं, ये आप पर निर्भर होता है। तो एक क्वेश्चन है मेरा चेतन जी, क्राउड के साथ, क्राउड को दिखाना स्टेज पर, तो क्राउड के साथ किस तरह का काम होता है, किस तरह से क्राउड को दर्शा सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न का जवाब आप न दें, बल्कि आपकी नाटक का एक वीडियो हम देखें जहाँ पे क्राउड का प्रयोग किया जाता है, फिर उसके बाद इस प्रश्न के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इस वीडियो में साथ में देखते हैं। आप भूल गए हैं, हाँ आप भूल गए कैसा आंदोलन चला था ताकि आप इस सभागार में बैठकर इस प्रकार नाटक देख सके। चलिए अतीत का, इतिहास का पन्ना उलाटकर कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। मैं जन आंदोलन का सिपाही था, आज आपको एक प्रसंग दिखाएंगे। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला। आपने स्टेज पर क्राउड दिखाया, कुछ लोग फ्रीज थे, कुछ लोग धीरे धीरे करके अनफ्रीज होने लगे और धीरे धीरे चलने लगे। मतलब इसके पीछे मतलब क्या था, हम क्या समझे इसमें? देखिए, जो प्रसंग हमने दिखाया जन आंदोलन का, तो जब भी पंडित वासुदेव विष्णु दयाल अपनी गोष्ठियाँ लगाते थे तो हज़ारों की संख्या में लोग आते थे। तो वही दिखाना हम चाहते थे, लेकिन हज़ारों लोग तो हम नहीं ला सकते हैं इस स्टेज के ऊपर। तो ये जो 10-12 लोग हैं, ये लोग प्रतीक हैं, प्रतीकात्मकता है कि डायलॉग्स में हम बोलते हैं कि पोर्टलिस्ट में 40,000 लोग एकत्रित हुए थे महायज्ञ के लिए, लेकिन 40,000 लोग वो 10-15 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो प्रतीक हैं। तो ये कॉम्बिनेशन, जो डायलॉग का कॉम्बिनेशन है और जितने लोग हम दिखा रहे हैं, वो ऑडियंस को बता देता है कि ये एक बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे। आपका जो कैरेक्टर जो हमने देखा है, हाथ में एक झंडा था, आपका क्या कैरेक्टर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या था, आप एक पात्र थे वहाँ पे सिर्फ, या फिर सिर्फ एक प्रस्तुतकर्ता थे, एक लिंक था आप? ये एक जो पारंपरिक नाटक में है, उसमें एक सूत्रधार हुआ करता था, हम सबको पता है। तो आरंभ में जब हम नाटक लिख रहे थे, तो जैसा कि आदर्श ने कहा आरंभ में, यदि डायरेक्टर स्वयं लिख रहा है तो लिखते समय वह नाटक अपने दिमाग में खेलता है कि उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, कैरेक्टराइजेशन कैसे होगा, सेटिंग कैसे होगा, वो साथ साथ में खेलता है। तो जब मैं यह नाटक लिख रहा था, तो सूत्रधार का पात्र मैं लिख रहा था। तो धीरे धीरे जब हमने मंचन शुरू किया, वो अभ्यास शुरू किया, तो हमें दिखाई दिया कि ये केवल एक सूत्रधार नहीं होना चाहिए, इसको नाटक का एक भाग बन जाना चाहिए, उसको नाटक का एक पात्र बन जाना चाहिए। तो हमने दिखाया कि जो पंडित जी का जन आंदोलन था, यह व्यक्ति उसमें एक सिपाही था, वो पंडित जी का अनुयायी था। तो वही पंडित जी की कहानी सुना रहा है। सूत्रधार तो है, लेकिन एक ऐसा सूत्रधार जो उस समय मैं वहाँ पर उपस्थित था, उसने पंडित जी का आंदोलन देखा, वो महायज्ञ देखा, जो कुछ भी पंडित जी ने किया वह उसमें एक भागीदार था।
तो वह भागीदार आज सूत्रधार बनकर वह कहानी सुना रहा है। तो सूत्रधार भी है, लेकिन वह कहानी से अलग नहीं है, वह कहानी में है एक पात्र के रूप में। कार्यक्रम के अंत तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी प्रश्न, बहुत ही रोचक प्रश्न आप दोनों से, क्योंकि आप दोनों अनुभवी, आप दोनों मंचन करते हैं नाटक के, और आप दोनों के अलग अलग स्टाइल हैं। तो शुरुआत आपसे हम शुरू करना चाहेंगे। आपने पारंपरिक ढंग का मार्ग अपनाया, इसके पीछे कोई खास कारण? किस तरह से आप वही कहानी को उस अंदाज में आप प्रस्तुत कर रहे हैं? कारण क्या है? ये देखिए, पारंपरिक तो कह रहे हैं, एक झुकाव होता है कि पारंपरिक की ओर ज़्यादा झुके हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पारंपरिक नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं, पारंपरिक टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं केवल। क्योंकि जैसा कि आपने देखा, वो प्रोजेक्शन है, स्क्रीन है, स्मोक इफेक्ट है, म्यूज़िक है, तो ये सभी टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग हो रहा है, और जो ह्यूमन ताब्लो है, जहाँ पर कलाकारों का प्रयोग हम कर रहे हैं सेटिंग आदि में, वो परंपरा से आई है। तो मुझे लगता है कि परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण आज की आवश्यकता है। परंपरा को नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन आधुनिकता के साथ भी चल रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस जो आ रहा है वह केवल पारंपरिक हो सकता है, कुछ लोगों को पसंद आएगा, लेकिन लोग अधिकतर आधुनिकता देखना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग देखना चाहते हैं। तो उसका मिश्रण हम करते हैं। और यदि जैसा ये कहेंगे प्योर पारंपरिक नाटक प्रस्तुत करेंगे, तब तो म्यूजिक भी लाइव होना चाहिए, गाना भी लाइव होना चाहिए, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वैसे लोग हमारे पास नहीं है जो लाइव म्यूजिक खेल सकते हैं, जो लाइव गा सकते हैं। हो सकता है जो गा सकते हैं, म्यूजिक खेल सकते हैं, वो नाटक में नहीं आना चाहते हैं। जो नाटक में है उनको गाना बजाना नहीं आता है। तो इसलिए हमें वो रिकॉर्डेड म्यूजिक का प्रयोग करना चाहे, तो वो टेक्नोलॉजी में आ जाता है। आदर्श जी, वही प्रश्न लेकिन थोड़े से अलग अंदाज में हम देखते हैं कि आप बहुत सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे प्रॉप्स का प्रयोग करते हैं। पारंपरिक ढंग जो है, जो सदियों से चलता रहा है, उसका भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ज़्यादा आप मतलब समय के साथ चलते हैं। इसके पीछे कोई खास कारण? नहीं, मैं कहूँगा ये नाटक जैसे नेसेसिटी होती है उसके हिसाब से हम करते हैं। जैसे गुरुजी जो नाटक की बात कर रहे हैं, मे बी इट्स मोर फॉर नेशनल ड्रामा फेस्टिवल या कंपटीशन वाइज, पर हम ज़्यादा गाला शोज करते हैं, परफॉर्मेंसेस करते हैं। तो वी यूज़ आर्टिस्ट हमारे पास होते हैं, पर जैसे गुरुजी ने कहा, सब जो म्यूज़िक बजाते हैं, गाना गाते हैं, उनका भी एक अलग सा ऑक्यूपेशन होता है। वी कॉन्ट बी लाइक फुल फॉर द प्ले, बट हम करते हैं। जैसे if we have classical play, we put live music with singers, but वो गाला शो होता है, क्योंकि वो लंबा होता है 1 hour 30 minutes से ऊपर। तो इट्स लाइक अ शो जो लोग देखने आते हैं। पर जो नाटक कंपटीशन के लिए करते हैं, वी कांट यूज दीज थिंग्स, क्योंकि समय बहुत कम होता है, और टेक्निकल के लिए भी, मंच सजावट के लिए भी हमको 15 मिनट सिर्फ मिलता है। अभी अगर म्यूजिशियंस भी आएंगे, वो सब कुछ शायद गुरुजी करना चाहते हैं, पर क्योंकि वो लिमिटेशंस हैं, पर शोज में हम इस्तेमाल करते हैं। अभी के नाटक में, जैसे जो नाटक आपने देखा है वीरांजलि, वो एक असली कहानी है जो हुई है, लोग जानते हैं। एक महिला पुलिस जो काम कर रही थी, डाई ऑन ड्यूटी, बट वी कांट यूज like direct names or to hurt the sentiments of the family, but we present the story to show people, and they can relate to that. This is a modern play, modern context. Now we are bringing modern technologies. तो इस पर हम काम करते हैं, how can we use it? जैसे अभी हम ब्लैक लाइट का इस्तेमाल करते हैं, यूवी लाइट का इस्तेमाल करते हैं। पहले लोग नहीं देखते थे। मैंने जो नाटक किया था रावण लीला, रावण जब आता है तो जो युद्ध हो रहा है वो सब लोग वाइट में हैं, और ब्लैक लाइट जब डालते हैं तो इट्स ओनली सिल्वर लाइट। लोग लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, और एक जो बॉडी है वो ऊपर से मिड एयर वो सिर्फ ऊपर आ रहा है, तो वो विजुअली अलग सा इफेक्ट देता है। शायद ट्रेडिशनली हम उसे दिखा नहीं सकते थे, पर इट्स अ स्पेशल इफेक्ट दैट वी कैन ऐड इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट नाउ। आप अगर देखेंगे, क्योंकि रावण वो तो काले कपड़े में है, और वो ब्लैक लाइट सिर्फ सफेद पर रिफ्लेक्ट करता है। यू आर लिफ्टिंग द बॉडी, सो यू गेट द इफेक्ट द बॉडी इज फ्लोटिंग।
so we can use these things. जैसे आप हाथ से ऐसे पंछी कर रहे हैं, so we can show these things like live with artists. So we don't need like screens and everything. And I think modern context के लिए we should use these things to enhance our plays. बहुत ही सुंदर। तो दर्शक के रूप में मैं भी एक पारंपरिक ढंग से जो नाटक की प्रस्तुति हो रही है उसको भी मैं देखना चाहता हूँ, और आपके जैसे नाटकों को भी मैं देखना चाहता हूँ जहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग किया जाता है, डिफरेंट न्यू टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। तो जाते चेतन जी, बहुत सारे सुंदर सुंदर नाटकों की प्रस्तुति आप करते हैं, तो पाइपलाइंस में कोई न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है? लगे हाथ पूछ रहे हाँ, दिमाग में है, कुछ करना है, चल रहा है, लेकिन अभी तक निश्चित रूप से कुछ निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन आप हम पर काउंट कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ आएगा जरूर। बहुत ही सुंदर। तो आदर्श जी, समथिंग बॉइलिंग इन द पॉट। अभी 4 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ कॉम्पिटिशन्स के लिए। और जैसे हमारी संस्था करती आई हुई है, मे बी समथिंग न्यू फॉर डायरेक्टर्स इस टाइम वर्कशॉप के लिए। सो वी आर थिंकिंग फॉर डायरेक्टर्स, मे बी उनको भी जो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न थिएटर, वी कैन वर्क ऑन दैट विद देम। हाल में आपका एक वर्कशॉप चल रहा था एक्टिंग पर। दिस वाज आर्ट ऑफ स्टेजिंग एंड क्राफ्टिंग। जैसे हाउ टू, जो लोग नाटक बिल्कुल नहीं जानते उसके बारे में था। अभी जो हम सोच रहे हैं इट्स मोर फॉर डायरेक्टर्स जो वे कर रहे हैं, और वो टेक्नोलॉजी को हम आगे लाना चाहते हैं, वो अभी उसके ऊपर हम सोच रहे हैं। तो लगे हाथ हमारे श्रोताओं और दर्शकों को भी बता दूं कि हाल में ही आदर्श सितोहल ने अपने ग्रुप द्वारा एक वर्कशॉप चलाया था, उसके ऊपर भी एक कार्यक्रम करेंगे, आपको विजुअल्स हम दिखाएंगे। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं हमारे MBC रेडियो द्वारा, और साथ ही साथ MBC के फेसबुक, हमारे रेडियो के फेसबुक पेज में आप हमें देख सकते हैं लाइव रेडियो प्रोग्राम करते समय, और जो हम वीडियो दिखा रहे हैं उसको भी आप देख पाएंगे। बहुत ही जल्द आप एक वर्कशॉप पर आधारित एक कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए चलाएंगे। आप लोग आए हम इस कार्यक्रम में, आप लोगों ने अपने विचार साझा किए हैं हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी, आदर्श जी, धन्यवाद। तो आप लोग साथ देते रहिए। नाटक में आप रुचि रखते हैं तो ज़रूर यह कार्यक्रम आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ है। आप लोग सीखते रहिए। जैसे कहते हैं कि नाटक एक दुनिया है, और इस दुनिया में जितने पात्र मिलते हैं, जितनी कहानियाँ मिलती है, उन सब को आप मंच पर प्रस्तुत कर सकते हैं। माध्यम यही है और लक्ष्य ये है कि समाज में एक बदलाव, समाज को सच्चाई दिखाना। अगले कार्यक्रम तक हमारी ओर से नमस्ते।